नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, इसकी स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों का परीक्षण और विकास करने के लिए G20 की पहल पर 1989 में किया गया था। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं FATF को लेकर के, यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को लेकर के। आपको ध्यान में रखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर बढ़ती चिंता के जवाब में 1989 में पेरिस में आयोजित G7 के शिखर सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की स्थापना की गई थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है G20 नहीं बल्कि G7 के शिखर सम्मेलन में इसको लेकर के चर्चा किया गया था और इसकी स्थापना 1989 में G7 के द्वारा किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, FATF का सचिवालय पेरिस में OECD मुख्यालय में स्थित है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान रखना है कि FATF का सचिवालय पेरिस में OECD के मुख्यालय में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, FATF में वर्तमान में 37 सदस्य देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल हैं जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर हम FATF के मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FATF में टोटल 39 मेंबर हैं, जिसमें से 37 देश हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं, यानी कि टोटल 39 मेंबर FATF में हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, FATF रिटेन पाक ऑन इट्स टेरर फंडिंग ग्रे लिस्ट। तो यहाँ पर FATF के द्वारा पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ही टेरर फंडिंग के मामले में ग्रे लिस्ट में रखा था और तब से लेकर के अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी नदी टेरापीन कछुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं उत्तरी नदी टेरापीन कछुए को लेकर के। और यहाँ पर पहला कथन है, यह सबसे बड़ी समुद्री कछुओं की प्रजातियों में से एक है और अटलांटिक और प्रशांत महासागरों दोनों को पार करने वाले सबसे अधिकतर प्रवासियों में से एक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो उत्तरी नदी टेरापीन कछुआ है वह समुद्री कछुओं की प्रजाति नहीं है, वह नदी कछुओं की प्रजाति है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह इस आधार पर गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों के रूप में IUCN की लाल सूची में सूचीबद्ध हैं। अगर हम इनके स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रिवर टेरापीन का जो स्टेटस है वह IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्दर्न रिवर टेरापीन मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में पाए जाते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भी ये पाए जाते थे, लेकिन वहां पर ये विलुप्त हो चुके हैं। और इसी को देखते हुए IUCN के रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, GPS फिटेड टर्टल प्ले फास्ट एंड लूज विथ बॉर्डर्स इंटर बांग्लादेश। तो यहाँ पर इस बात की जानकारी दी गई है, 10 नॉर्दर्न रिवर टेरापीन के ऊपर GPS लगाया गया था और इन्हें सुंदरबन का जो भारतीय भाग है उसमें छोड़ा गया था। और कुछ दिनों के बाद इनमें से कुछ कछुए बांग्लादेश में पाए गए और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर पहला कथन है,
यह एक कार्बोहाइड्रेट समृद्ध कोटिंग है जो कई यूकेरियोटिक कोशिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बाहर विशेष रूप से बैक्टीरिया को आवरण प्रदान करती हैं। यहाँ पर दूसरा कथन है, यह रोगजनक को प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में मदद करता है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित विकल्पों में से किसका सर्वोत्तम विवरण दिया गया है। अगर हम इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर चर्चा की जा रही है ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स एक कार्बोहाइड्रेट समृद्ध कोटिंग है जो कि कोशिकाओं के आसपास होती हैं और यह विशेष रूप से बैक्टीरिया को आवरण प्रदान करती है और इसके कारण यह रोगजनक को प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में मदद करता है। यानी कि यहाँ पर चर्चा हो रही है ग्लाइकोकैलिक्स की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोकैलिक्स। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है द रोल ऑफ फ्यूसोबैक्टीरियम प्ले इन ओरल कैंसर पेशेंट इन इंडिया, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित हैं। और यहाँ पर एक तरफ आपको हेलीकॉप्टर के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये हेलीकॉप्टर किस देश से जुड़े हुए हैं, कहाँ पर निर्मित होते हैं, उसके बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें कहा गया है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और आप सभी को पता है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूएसए के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सुमेलित है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है उसमें दिया हुआ है चिनूक हेलीकॉप्टर, और आप सभी को पता होगा कि चिनूक यूएसए के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है फ्रांस, इसके कारण यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वह सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसमें दिया हुआ है Mi-35 हेलीकॉप्टर, बहुत ही फेमस हेलीकॉप्टर है ये, और ये जो Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं इन्हें रूस के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है वो भी सुमेलित है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है पोलस्टार, जिसके सामने लिखा हुआ है यूके, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि पोलस्टार हेलीकॉप्टर यूके के द्वारा नहीं बनाया जाता। यानी कि यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो भी सुमेलित नहीं है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पहला और तीसरा पॉइंट सुमेलित है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है इंडियन एयरफोर्स डिसाइड्स टू पोस्टपोन एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा रूस और यूक्रेन के वॉर को देखते हुए एक्सरसाइज वायु शक्ति को पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की ताकत को दर्शाने के लिए किया जाता है, और यह जो एक्सरसाइज है वह 3 वर्षों में एक बार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। और यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन को लेकर के, और इस इन्फ्लेशन में ये देखा जाता है कि जो डिमांड है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है, जिसको कि सप्लाई जो है मैच नहीं कर पा रही है, और इन दोनों में मिसमैच के कारण वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं, जिसे हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आखिर किन किन वजहों से डिमांड बढ़ता है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है जिसमें यह कहा गया है कि विस्तारकारी नीतियाँ, तो यह बिल्कुल सही है। जब सरकार के द्वारा विस्तारकारी नीतियाँ अपनाई जाती हैं तो डिमांड बढ़ता है, और जिसके कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पैदा हो सकती है या उसमें वृद्धि हो सकता है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है उसमें कहा जा रहा है राजकोषीय प्रोत्साहन। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्च किया जाएगा तो उसके कारण भी मार्केट में डिमांड बढ़ सकता है, और डिमांड बहुत अगर ज़्यादा हो गया, सप्लाई से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर यह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है 4th पॉइंट में उच्च क्रय शक्ति, यानी कि जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो यहाँ पर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ये। जब आपका इनकम बढ़ता है तो यहाँ पर
इनकम जो है डिमांड को क्रिएट करता है, और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, वह सप्लाई से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर यह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। यानी कि यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का एक कारण है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है इसमें ये लिखा गया है मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी। इसका मतलब ये होता है कि जिस रेट से महंगाई बढ़ेगा उसी रेट से आपके मजदूरी में यानी कि आपके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है वह 3% की दर से बढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर आपकी सैलरी में सिर्फ 3% का ही इजाफा किया गया, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इससे जो मजदूर हैं या फिर जो काम करने वाले लोग हैं उनके इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि यहाँ पर उतनी ही बढ़ोतरी की गई है जितना कि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुआ है। अगर ये बढ़ोतरी 10% की होती तो हम कह सकते थे कि इसके कारण जो है लोगों का इनकम बढ़ेगा और यहाँ पर हो सकता है कि उससे डिमांड भी बढ़ जाए। लेकिन अगर बढ़ोतरी उतनी ही की जाती है जितना कि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों के इनकम में फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि यह कारण नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो पांचवा कारण बताया गया है बढ़ती ब्याज दर, ये भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण नहीं हो सकता। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट वह सही तरीके से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम गिफ्ट के नाम से जानते हैं, वह गांधीनगर के पास बनाया जा रहा है, और यह भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसको बनाने का विचार 2007 में ही रखा गया था, लेकिन इस पर काम 2012 में शुरू हुआ, और 2015 में इसके लिए व्यावसायिक नियमों को पेश किया गया, और 2017 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की गई। यहाँ पर आज के न्यूज में ये जानकारी दी गई है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी ने गुरुवार को एक सुविधा यहाँ पर शुरू की है, जिसके द्वारा भारतीय खुदरा निवेशक सीधे अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों में व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भी यहाँ पर कुछ सुविधाएं शुरू की गई हैं, और इसी बात की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लेकर के, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।